नमस्कार। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज रामनवमी का त्यौहार है। आप सभी को कृषि दर्शन की ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन की आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी फसलों की व्यवस्था पर एक विशेष पेशकश और साथ ही होंगी खबरें खेती की और मौसम समाचार। वायदा बाजार में चीनी थामने की तैयारी और केंद्र सरकार ने पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। बाजार में अचानक कीमतें बढ़ने और सरकारी सख्ती को देखते हुए कमोडिटी एक्सचेंज ने चीनी पर मार्जिन का पहरा बढ़ा दिया है। इसके तहत पिछले सप्ताह चीनी की कीमतों में गिरावट के बाद एक्सचेंज ने विशेष नकद मार्जिन में 10% कटौती का ऐलान किया है, जिससे वायदा कारोबार में चीनी कारोबार सस्ता होगा। इस साल चीनी उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा के ताजा अनुमान में चीनी उत्पादन घटकर 203 लाख टन बताया गया है, जबकि पिछले साल देश में 251 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्पादन कम होने की आ रही खबरों के बीच चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी शुरू हुई और वायदा बाजार में चीनी की कीमत 4,000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गई। कीमतें बढ़ने के साथ बाजार में सट्टेबाजी की आशंका भी बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए एक्सचेंज ने विशेष नकद मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन लगाने का फैसला किया था। वायदा बाजार में 27 मार्च को चीनी की कीमत गिरकर 3,695 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। ऐसे में एक्सचेंज ने स्पेशल कैश मार्जिन में 10% की कटौती करने का फैसला लिया है। हालांकि 27 मार्च के बाद कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई और पिछले दिनों में चीनी के दाम करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए। NCDEX पर चीनी के दाम बढ़कर 3,804 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। हाजिर बाजार में चीनी के दाम अभी भी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार बने हुए हैं। चीनी के दाम बढ़ने की प्रमुख वजह चीनी मिलों के संगठन इस्मा द्वारा लगातार चीनी उत्पादन अनुमान में कमी किया जाना माना जा रहा है। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने अरुगुल जटनी भुवनेश्वर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खुरपका एवं मुंहपका रोग केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर FMD के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने भुवनेश्वर के अरुगुल जटनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खुरपका एवं मुंहपका रोग केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर FMD के उद्घाटन के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका लाभ किसानों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि पशुओं का स्वास्थ्य किसान हित से जुड़ा है। अगर पशु स्वस्थ होंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार की पहल का ही नतीजा है कि देश दूध उत्पादन में नंबर 1 पर बना हुआ है। कृषि मंत्री ने इस मौके पर माना कि वायरस जनित खुरपका और मुंहपका रोग जैसी बीमारियां पशुधन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार खुरपका एवं मुंहपका रोग के रोकथाम का पूरा प्रयास कर रही है। पशुओं के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए बेहतर प्रबंधन अपनाकर वर्ष 2013 की तुलना में 2015 में 377 प्रकोपों से घटाकर 109 पर ला दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की गई है। साथ ही पशु UID द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जा रहा है। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन की 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दिसंबर 2014 में शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। देसी नस्लों के सुधार के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जेनोमिक केंद्र की स्थापना की गई है। सरकार ने पशुधन हाट पोर्टल की भी शुरुआत की है। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि जैव सुरक्षा और जैव नियंत्रण की सुविधाओं के साथ भुवनेश्वर की ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला वैश्विक भागीदारी और सार्क क्षेत्र में इस रोग के नियंत्रण में अहम भूमिका अदा करेगी।
खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 2 दिन पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज अधिकतर जगहों पर तो कल अनेक स्थानों पर बारिश होगी। इसी तरह नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ज्यादातर जगह और कल अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। दूसरी ओर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज अनेक जगहों पर तो कल कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 1-2 जगह बरसात हो सकती है। उत्तर भारत में उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की कई जगहों पर कल बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज कुछ एक स्थानों पर तो कल अनेक जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल 1-2 जगह छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोनों दिन मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान में भी कल इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी गिनी चुनी जगह पानी गिर सकता है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में बारिश की उम्मीद नहीं है। खेती की खबरों में बस इतना ही और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हमारे देश में किसानों के खाद्यान्नों को खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और नेफेड जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। आगामी रबी फसलों की खरीदारी के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस बार क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं निगम के महाप्रबंधक श्री के पालीवाल। आइए देखते हैं। खेतों में खड़ी सुनहरी बालियां लिए गेहूं की यह फसल इस बात की गवाह है कि किसान की मेहनत रंग लाई है। सरकारी आकलन के अनुसार इस वर्ष यह उत्पादन पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ भरपूर उत्पादन की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इस उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसान बाजार तक पहुंचाएगा, जहां सरकार द्वारा दी गई सहूलियतें उसे खरीदकर अच्छे दाम दिलवाएंगी। मगर किसानों के अनाज का उचित मूल्य एवं उनके हितों की रक्षा के लिए साथ ही देश भर में खाद्यान्न भंडारण तथा बफर स्टॉक के आवश्यक स्तर बनाए रखने के लिए सन 1964 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई।
FCI के नाम से प्रसिद्ध यह संस्था अनाजों के भंडारण और भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बनाए रखने में सफलतापूर्वक भूमिका निभा रहा है। सभी किसान भाइयों और बहनों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो मेहनत की, रबी की जो फसल आपकी पक्के अब तैयार हो गई है, कई जगह कटाई शुरू हो गई है, कई जगह कटाई हो रही है और कई जगह कटाई कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने ये जो आपकी फसल आपने तैयार की है, इसका उचित मूल्य आपको मिले, इसकी समुचित व्यवस्था कर रखी है। और इसका समर्थन मूल्य जो गेहूं है, मुख्य फसल, उसका समर्थन मूल्य इस बार सरकार ने 1625 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है। और ऑलरेडी जहाँ जहाँ पर फसल जल्दी आ जाती है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, वहाँ पर हमने 16 मार्च से ही खरीदी शुरू कर दी थी। और जो और राज्य हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो दूसरे राज्य हैं जहाँ फसल थोड़ी सी देर से आती है, वहाँ पर हमने 1 अप्रैल से खरीदी शुरू कर दी है। और ऑलरेडी हम अब तक 7 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की खरीदी सरकार कर चुकी है। 1,10,000 से ज़्यादा किसान भाइयों से ये खरीदी हुई है, उनको ये समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। और आगे आने वाले समय में ये और तेज़ी से उम्मीद है कि कटाई होके गेहूं बाज़ार में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम MSP का जो लाभ दे पाएंगे। यहाँ पर मैं किसान भाइयों को और बहनों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने इस बार पूरे इंतजामात किए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, इस बार फसल बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा रहा है। इस बार बम्पर प्रोडक्शन देश में होने जा रहा है और उसी के मद्देनज़र हमने पिछले साल 230 लाख टन की खरीदी करी थी, लेकिन इस बार हमने अपना लक्ष्य 100 लाख टन बढ़ा के 330 लाख टन का लक्ष्य रखा है। उस हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। तो हमने सारी तैयारियां, चाहे वो बोरों की हो, चाहे वो भंडारण की हो, चाहे वो पैसे की हो, सारी तैयारियां सरकार ने कर रखी हैं। और इसमें हम 10,000 से भी ज़्यादा खरीदी केंद्र किसान भाइयों के लिए खोलने जा रहे हैं। और पेमेंट के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम प्राथमिकता देंगे, अगर किसान भाई अपने अकाउंट में सीधे पैसे लेना चाहते हैं तो सीधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा पहुंच जाएगा। और अगर किसी किसान भाई को इलेक्ट्रॉनिक में कोई संकोच है तो उसके लिए फिर हमने अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की है। और ये पेमेंट हम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर किसान भाइयों को हम कर देते हैं। यहाँ मैं अपने किसान भाइयों बहनों को एक और बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो अपना फसल लेके आते हैं और खरीद केंद्र पर, सरकारी खरीद केंद्र पर जब लेके जाते हैं, वहाँ पर आपको कई बार ऐसा सामना करना पड़ता है कि आपकी फसल का वो कहते हैं कि आपकी क्वालिटी जो है वो मानक स्तर पर नहीं उतरती है और आपको थोड़ा निराश होना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी खरीद होती है वो एक निश्चित क्वालिटी के मानक की खरीद होती है। तो उसमें आप लोग ये करें कि लाने से पहले आप अपने जो फसल है, गेहूँ है, उसको थोड़ा अच्छे से अगर सुखा लेते हैं, थोड़ा उसको छन्ना वन्ना लगा देते हैं, तो वो फिर फसल आपकी है निर्धारित मानकों में खरी उतर जाती है और फिर वो हम आपको आसानी से खरीद पाएंगे और आपको उसका उचित मूल्य मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे मानक जो है मैं बता दूँ आपको, जैसे नमी गेहूँ में है, अगर वो 12% से कम है तो आपको उसका पूरा मूल्य मिलेगा। और अगर उसको 12% से 14% तक अगर उसमें नमी है तो फिर हम उसमें कुछ कट लगाते हैं, वैल्यू कट लगाते हैं। और अगर 14% से ज़्यादा है तो सरकारी खरीद उसकी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से उसमें जो फॉरेन मैटर है, जो दूसरे कंकड़ पत्थर हैं, वो उसमें 0.75%, 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरे अन्न के दाने हैं, जैसे उसमें जौ के दाने हैं या और जो दूसरी फसल होती है, कई बार उसके दाने मिक्स हो जाते हैं, तो वो उसमें 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो
खराब दाने हैं, डैमेज दाने हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो स्लाइटली डैमेज हैं, थोड़े बहुत ख़राब दाने हैं, वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सिकुड़े या टूटे हुए दाने जब थ्रेसिंग में करते हैं तो वो कट जाते हैं कई बार दाने, या कुछ दाने सिकुड़े हुए रह जाते हैं, पूरी तरह से पक नहीं पाते, तो ऐसे दानों की मात्रा जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ मुख्य मानक हैं। तो अगर आप अपनी फसल को थोड़ा सा सुखा के और उसको पंखा लगा के या छन्ना लगा के लेके आते हैं तो आपकी फसल को आसानी से सरकारी केंद्रों पर ख़रीदा जा पाएगा और आपको बिना किसी परेशानी के आपको उसका समर्थन मूल्य मिल पाएगा। किसान भाइयों को यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो रबी की फसलें हैं, ये मुख्यतः हमारे जो उत्तर भारत है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो मुख्यतः गेहूँ आता है। इसके अलावा पश्चिम में आपके मध्य प्रदेश में और गुजरात में यहाँ पर भी गेहूँ ही ज़्यादा आता है। तो इस रबी की फसल में हम इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इनमें हम मुख्यतः गेहूं की खरीदी करते हैं और इस बार लगभग 330 लाख टन का हमने खरीदी की तैयारी की है। और जो हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस दौरान रबी की चावल की फसल आती है, धान की फसल आती है, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है, केरल है। तो इन राज्यों में, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में चावल हमारे पास में आता है इस दौरान। तो वहाँ पर हम लगभग 50 लाख टन इन राज्यों में हम चावल खरीदने की हमने अपनी योजना बनाई है। और इसके अलावा जो मोटा अनाज है, जैसे मक्का है, बाजरा है, तो इनकी खरीदी भी अलग अलग राज्यों में होगी, खासकर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, इन राज्यों में मोटे अनाज की खरीदी होगी। और इसके अलावा दो से हमारे भारत सरकार ने जो है वो चने और मतलब ये दालें हैं, इनको खरीदने की भी एक योजना बनाई है और हम खरीदना शुरू किया है, खरीद रहे हैं। तो इस बार रबी में मुख्यतः जो चना और मसूर खरीदने की योजना है। चना हम लगभग 4 लाख टन खरीदेंगे और मसूर 1 लाख टन। इस तरह से टोटल 5 लाख टन हम दालें भी इस रबी के सीजन में खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जो पिछले हमारा खरीफ सीजन गया उसमें हमने चावल की बहुत अच्छी खरीदी करी। अब तक हमारे पास में 325 लाख टन हम जो है चावल खरीद चुके हैं और 50 लाख टन हम रबी में खरीदेंगे, तो लगभग 375 लाख टन के आसपास हम चावल इस बार खरीदेंगे। इस बार हमने किसान भाइयों की सुविधा के लिए अच्छे इंतजामात किए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का डिजिटाइजेशन का एक सपना है, उस दिशा में हमने इस बार सभी राज्यों ने, ज़्यादातर राज्यों ने एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें किसान अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ताकि जो उसको असुविधा होती है वो असुविधा ना हो। और पहले से ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें किसान का नाम, उसके गांव का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी जानकारियां पहले से ही उसमें किसान भाई अपने भर सकते हैं, जिससे कि जो उनका पेमेंट है वो सीधे सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसको हमने एक ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पूरे देश में इस बार हमने कोशिश करेंगे कि वो लागू हो, और लेकिन उसके कारण से किसान भाइयों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमने अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो सीधे खरीद का भी इंतजामात किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई को कहीं अपना फसल बेचने में कोई दिक्कत आती है तो वो हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी बनाए हुए हैं, तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे भी फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जानकारी लग सकते हैं। जो हमारे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें ये सुविधा भी दी गई है कि किसान को उनके SMS के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके गांव के नज़दीक में कौन सा खरीदी केंद्र है, तो आप वहां जाके अपना फसल बेच सकते हैं। और फिर भी कोई असुविधा होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे
अपनी जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो जगह जगह पर, हर जगह पर हमारे एरिया मैनेजर होते हैं, क्षेत्र प्रबंधक होते हैं, उसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिकारी, महाप्रबंधक भी हर एक राज्य में होते हैं। तो आप उनसे भी अपनी जो है शिकायत या जो कुछ भी आपको तकलीफ़ आ रही है उसकी जानकारी दे सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम तकलीफ़ हो, और अगर कोई कोशिश ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने आती है तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण भी हम करने की कोशिश करेंगे। देश और राज्य स्तर पर किसानों के अनाज भंडारण संबंधी तमाम उपाय किए जा रहे हैं, किंतु जमीनी स्तर पर अभी भी वैज्ञानिक भंडारण का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। आज जरूरत है अनाज भंडारण की वैज्ञानिक विधि और सुविधाओं के साथ वेयर हाउसों में आ रहे अनाज के भंडारण के लिए समस्याओं के समाधान की दिशा में और अधिक कार्य करने की, ताकि देश के किसानों का उत्पादन सुरक्षित रहे, उसका वैज्ञानिक भंडारण हो, यह भविष्य में काम आए। ध्यान रखिए, दाना दाना कीमती है, उसे बर्बाद न होने दें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और जाते जाते आपको बता दें कि कल के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा की तरह खबरें खेती की और मौसम समाचार तो होंगे ही, साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार दुवासु जो कि स्थित है मथुरा में, वो किसानों की सेवा में कार्य कर रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।